नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मेरे हाथ में यथार्थ सृजन नाम की एक किताब है और ये लघु कथा संग्रह है। संपादिका, इस पुस्तक की संपादिका हैं विवाह रानी श्रीवास्तव जी और मैं आपको सतीश राज पुष्करणा जी की कुछ लघु कथाएँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें इनकी 3 लघु कथाएँ हैं और तीनों लघु कथाएँ एक से बढ़कर एक हैं। एक तो भावनाओं का यथार्थ, दूसरा है भीतर की आग और तीसरी लघु कथा जो है सिफारिश। ये 3 लघु कथाएँ हैं और इनके बारे में, पुष्करणा जी के बारे में कहा जाता है कि लघु कथा के प्रारंभकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। अगर ये ना भी प्रारंभकर्ताओं में से हों तो ये बहुत ही बेजोड़ और सशक्त लघु कथाकार में, इनके लघु कथाकारों में इनकी गिनती होती है। ये शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि MDH विशारद, डिप्लोमा इन स्क्रिप्ट राइटिंग, विद्या वाचस्पति, स्वतंत्र लेखन एवं पत्रकारिता, ये इनका इस तरह से है। लघु कथा, हाइकू, ताका, चौका, सेदोका, हाइबन, आलोचना, निबंध एवं अन्य सभी विधाओं की कुल मिलाकर 88 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, भावनाओं का यथार्थ, ये लघु कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज उसने दीवारों पर लगे जाले उतारते उतारते अपने मकान को खूब गौर से निहारा। बाप दादाओं का बनवाया हुआ मकान अब कितना जर्जर हो गया है। हालांकि उसने इसके रख रखाव में कमी नहीं रखी। प्रत्येक वर्ष वह रख रखाव में इतना खर्च कर देता है जितने में यह अपने परिवार के साथ बाहर कहीं भी किराए पर आसानी से रह सकता है। बस ले देकर बात इतनी सी है कि इसमें कोई दूसरा रोकने टोकने वाला नहीं है। मन में कहीं यह संतोष है कि यह अपना है, किंतु उसके रख रखाव में एक तरफ ठीक कराता हूँ तो दूसरी तरफ मरम्मत की ज़रूरत आन पड़ती है। फिर वह अपनी ओर देखता है, वह भी तो जर्जर होता जा रहा है इस मकान की तरह। नौकरी से अवकाश प्राप्त किए हुए उसे लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। उसे कभी खांसी, कभी जोड़ों में दर्द, हर दिन कुछ न कुछ हुआ ही रहता है। डॉक्टर के यहाँ जाना उसकी दिनचर्या बन चुका है। आखिर कब तक इस तरह अपने पर जेब खर्च करता रहेगा? इस प्रश्न ने उसे सोच में डाल दिया। उसने फिर एक बार अपने मकान को देखा और पुनः जाले उतारने लगा। ये जाले भी अजब हैं, रोज़ उतारता हूँ, हर सुबह फिर तैयार हो जाते हैं। मर्द की दाढ़ी की तरह उसे अपने में एवं मकान में समानता दिखाई देती हैं। वह मकान को देखकर मुस्कुरा उठता है और अब वह सोचता है दाढ़ी बना लूँ। अभी वह बैठता ही है कि उसका बेटा कहता है, पापा आप इस खंडहर होते मकान को बेचकर किसी अच्छी कॉलोनी में नया मकान क्यों नहीं ले लेते? उसने अपने पुत्र को नीचे से ऊपर तक गौर से देखा और हल्के से मुस्कुरा कर कहा, बेटे इसे बेचकर तो नया मकान ले लोगे, मगर इस बूढ़े बाप का क्या करोगे? इसे कौन खरीदेगा? इस प्रश्न ने बेटे को निरुत्तर कर दिया और वह अपनी दाढ़ी बनवाने लगा। दाढ़ी बनाते समय उसकी दृष्टि मकान के एक कोने से जा चिपकी। उसने देखा जहां अभी कुछ देर पहले वह जाले उतार कर आया था, वहां मकड़ी फिर जाला बनाने या बुनने में जुट गई थी। वह फिर मुस्कुरा उठा। उसे लगा वह बूढ़ा नहीं है। उसका सेविंग ब्रश गालों पर तेजी से चलने लगा। कितनी अद्भुत लघु कथा है। आगे देखिए, दूसरी लघु कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, भीतर की आग। पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद सुदीप दैनिक सुमार्ग में नौकरी मिलने पर बड़ा उत्साहित था। वह सोचने लगा कि जान लगाकर पत्रकार होने का दायित्व निभाऊंगा। उसे एक मर्डर केस की रिपोर्टिंग का कार्य सौंपा गया।
और वह जुट गया केस की गहराई तक पहुंचने में। आशातीत सफलता मिलने पर वह मन ही मन बहुत खुश था कि यह रिपोर्ट छपते ही वह पत्रकारिता जगत में छा जाएगा। बड़ी लगन से उसने फोटोओं सहित रिपोर्ट तैयार की और पहुंच गया संपादक के कक्ष में। सर, ये उस मर्डर केस की फाइनल रिपोर्ट है। वाह, बड़े स्मार्ट हो, बहुत तेजी से सौंपा गया काम पूरा कर दिखाया तुमने। यह सुनकर वह फूला नहीं समाया। ठीक है सुदीप, तुम समाचार संपादक से अगला काम पूछ लो। संपादक जिज्ञासा व भाव से लिए फोटो एवं रिपोर्ट पढ़ने लगा। वह जैसे जैसे रिपोर्ट पढ़ता जा रहा था, भीतर ही भीतर परेशान सा होता जा रहा था। यह लड़का खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। अखबार को तो साला ले ही डूबेगा। यह सब सोचते हुए उसका हाथ घंटी के बटन पर चला गया। चपरासी के घुसते ही, अरे वो जो नया लड़का सुदीप आया है ना, उसे बुला लाओ। चपरासी से संपादक का आदेश सुनते ही सुदीप एक बार पुनः उत्साह से भर उठा। सर, पीठ तो जरूर थपथपाएंगे। यह सोचते सोचते संपादक के कक्ष में प्रवेश करते ही इससे पूर्व कि सुदीप कुछ कहता, संपादक ने कहना शुरू किया। अरे, ऐसी रिपोर्ट छपने का परिणाम जानते हो? तुम्हारा, हमारा और इस पूरे अखबार का अंत। जिन लोगों की तुमने पोल खोली है, जानते हो ये लोग कौन हैं? अरे, ये राज्य के बड़े माफिया राधे सिंह के आदमी हैं। इनकी पैठ राज्य से केंद्रीय नेताओं तक है। तो इससे क्या, हमने वही लिखा जो सच था। प्रमाण आप देख ही रहे हैं। वह ठीक है, पर क्या? तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं थी। पुलिस से मिलकर उससे रिपोर्ट ले लेते। सर, पत्रकारिता तो पुलिस के समानांतर खोज करके सच को लाना है। मैंने वही किया। सुदीप थोड़ा उत्तेजित सा हो उठा। देखो, जो तुमने पढ़ा था वह आदर्श था। अब जो तुम्हें करना, उसमें व्यावहारिकता लाना है, या जो तुम्हें करना है उसमें व्यावहारिक होना है। वह क्रोधित भाव लिए बिना कुछ कहे संपादक के सामने से रिपोर्ट एवं फोटो उठाकर कार्यालय से बाहर निकल गया। इस वक्त वह स्वयं अपने भीतर की आग से जल रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह पत्रकारिता में उसी राह पर चलेगा जो उसने पढ़ा है। यह अखबार नहीं तो कोई दूसरा या फिर तीसरा। सत्य को कैसे दबाया जाता है? पत्रकारिता को कहा जाता है तीसरा स्तंभ, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ। और किस तरह से ये पत्रकार, मीडिया वाले डरते हैं नेताओं से, गुंडों से और मठाधीशों से। चलिए आइए करते हैं। तीसरी लघु कथा है सिफारिश। लिखित परीक्षा पास करने के बाद भतीजा अपने चाचा, जो एक सरकारी उच्चाधिकारी थे, के पास गया और कहा, चाचा जी, कल मेरा इंटरव्यू है और सुनने में आया है कि उस इंटरव्यू बोर्ड में आप भी रहेंगे। आपका आशीर्वाद तो मिलेगा ही, बोर्ड के अन्य सदस्यों को भी आप ज़रा ... वाक्य अधूरा है यहाँ पर, इसके बाद आगे आप समझ गए होंगे। तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं अपने उसूलों को तोड़कर तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा? क्या तुम्हें अपने परिश्रम एवं अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है? जाओ, जाकर अपने इंटरव्यू की तैयारी करो। मुझे इस संबंध में कोई आशा मुझसे नहीं रखना। तुम्हारी योग्यता ही तुम्हारे काम आएगी, डांटते हुए चाचा ने कहा। अगले दिन इंटरव्यू शुरू हुआ। इंटरव्यू पूरी ईमानदारी से चल रहा था। एकाएक उसके चाचा जी इंटरव्यू बोर्ड से उठ खड़े हुए। बोर्ड के अन्य सदस्यों ने पूछा, क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? बात ऐसी है भाई, अब जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने आ रहा है वह मेरा अपना सगा भतीजा है। ईमानदारी से ही आगे का इंटरव्यू भी चलता चले, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। इसके इंटरव्यू के बाद पुनः उपस्थित हो जाऊँगा।
इतना कहकर उसके चाचा जी बाहर चले गए। परिणाम सूची में भतीजे का नंबर पहला था। यह भी सिफारिश का एक अलग तरीका है, बिल्कुल अलग तरीका है। कैसी लगी लघु कथा? आशा है ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली लघु कथाओं के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।